तुम लोग 9th का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हो। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स, बहुपद। तो किसी भी चैप्टर को समझने के लिए बेस की आवश्यकता होती है। बगैर बेस को समझे चैप्टर को समझना मुश्किल होता है। इसलिए बेस को अच्छी तरह समझ जाओ तो चैप्टर इजी होगा। बेस को नहीं समझोगे तो चैप्टर भारी लगेगा और तब नफरत होगी गणित से। तो आदित्य ग्लोबल की विशेषता है, बेस से शुरू करते हैं, इसके बाद चैप्टर में इन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, परिभाषित करें। वेरिएबल किसे कहते हैं? हिंदी हुआ चर। नॉन वेरिएबल अचर किसे कहते हैं? बीजगणितीय चिन्ह किसे कहते हैं? और बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं? इतनी बातों की जानकारी होने पर ही समझोगे बहुपद किसे कहते हैं। तो चर और अचर दो शब्द है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो बेस ऑफ अलजेब्रा में तुम लोग को ये सब अच्छी तरह बतला दिए हैं, फिर भी यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 6, तो इसमें x के और y के कितने मान हो सकते हैं? अनंत मान होगा। अगर x का मान हम लोग शून्य ले तो शून्य में क्या जोड़ेंगे तो 6 होगा। क्लियर है? 6 जोड़ेंगे। x का मान अगर 1 ले तो y का मान 5 लेना होगा, तब 1 5 6। इसी तरह x का मान लो 10 लेते हैं तो 10 में क्या जोड़ेंगे तो 6 होगा। यहाँ हम खाली स्थान रहने देते हैं, 6 होना चाहिए। चलो पहले छोटा छोटा उदाहरण, अगर 2 लेते हैं तो 2 में क्या जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 4। इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर 100 लेते हैं तो 100 में कितना जोड़ने पर 6 होगा, तो ये हो गया इक्वेशन। खाली स्थान को रखेंगे, बराबर के आगे 6 है तो प्लस 100, बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 100। और प्लस माइनस में ये देखा जाता है जो बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाया जाता है, तो 100 में से 6 घटा दो 94, और बड़ा अंक के पीछे का चिन्ह घटाने पर दिया जाता है तो -94। यानी यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? -94। इसी तरह बात जब आगे बढ़ती चली जाएगी तो 100 के बदला 1 करोड़, 1 अरब, 10 अरब में क्या जोड़ेंगे तो 6 होना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है, अगर x प्लस वाई बराबर 6 है तो x और y के कितने मान हो सकते हैं? अनंत मान हो सकते हैं। किन दो संख्याओं को जोड़ने पर 6 होगा? इसका एक आंसर नहीं है, अनंत आंसर है। तो यहीं पर वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका मान हमें निकालना पड़ता है। अर्थात वेरिएबल उसे कहेंगे जिसका मान वैल्यू अज्ञात होता है। वेरिएबल उसे कहते हैं जिसके अनंत मान होते हैं। जैसे इसमें x प्लस वाई बराबर 6, x और y के अनंत मान होंगे। अगर मान लो सिर्फ दिया हुआ है x प्लस 6 बराबर 10, तो ऐसी स्थिति में x हुआ वेरिएबल। वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका वैल्यू मान निकालना पड़ता है। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो इसलिए x बराबर 10, अब प्लस 6 आगे जाएगा तो -6, इसीलिए x बराबर 4। तो वेरिएबल का परिभाषा समझ गया। दिए हुए इक्वेशन में, समीकरण में जिसका मान हमें ज्ञात करना पड़ता है उसे हम लोग वेरिएबल कहेंगे। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, वेरिएबल उसे कहते हैं जिसके अनंत मान होते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 6 में वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका मान अज्ञात रहता है।
यहाँ पर तो मान निकाले तब न पता चला 4, वैसे अभी तो अज्ञात है। तो ये हुआ पहला का परिभाषा। इसको तो लोग उतार लो। इसके बाद नॉन वेरिएबल, दूसरा टॉपिक है नॉन वेरिएबल, अचर। तो अचर का अर्थ होता है अजोड़ चर, मतलब जो नहीं चरे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक खुट्टा में किसी गाय को बांध दो तो वह गाय घास के मैदान तक जाएगी? नहीं जाएगी, यानी फिक्स हो गया, उसी खुट्टा में बंधी रहेगी। और गाय को खुट्टा में नहीं बांधकर खुला छोड़ दो तो किसी भी दिशा में ये जा सकती है, चर सकती है। तो अचर यानी जो अस्थिर हो, जिसका वैल्यू कभी नहीं बदले। जैसे हम लोग मान लो 1 दर्जन मार्कर अर्थात 12 मार्कर को वर्ल्ड के किसी भी कोने में ले जाएंगे तो गिनती में वह 12 ही रहेगा, है ना? ऐसी बात। 1 दर्जन अगर सेब खरीदना है, हाथ में ले ले 12 ठो सेब, कहीं भी जाएंगे वर्ल्ड में तो गिनती में 12 ही आएगा, है ना? ऐसी बात। कोई भी संख्या कभी नहीं बदलती है। 5 रुपये का अगर कॉइन सिक्का ले ले तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे उसे 5 रुपया का ही सिक्का कहेगा। कहने का अर्थ ये है, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं, गिनती की संख्या नहीं, एक तरह से जितनी भी तरह की संख्याएं होती है, कभी नहीं उसका वैल्यू ऊपर नीचे जाता है, अर्थात स्थिर होता है। अगर हम लोग कहेंगे 4x तो इसमें ध्यान दो, यानी x 4 ठो है गिनती में। कहेंगे 5 अंडे अच्छे हैं, तो 5 ये कभी बदलने वाला है। 5 अंडे अच्छे हैं का अर्थ हुआ 5 और केवल 5, न कि 6 या 4। तो कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं, किसी भी तरह की संख्या, उसका मान कहीं नहीं बदलता है और कभी नहीं बदलता है। इसलिए जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे रूट वाला हो, बटा वाला हो, मिला जुला करके निष्कर्ष समझो न, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, सब तुमको अचर कहलाएगा। इक्वेशन में तुम लोगों को बतलाया है, मान लो 5x + 3y बराबर मान लो 8 है। इसका अर्थ हुआ x 5 ठो है, y 3 ठो है। 5x और 3y को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ पर ये अचर हो गया। 5 हुआ अचर, 3 हुआ अचर नॉन वेरिएबल, 8 भी हो गया अचर। लेकिन x और y का हमें मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना रहेगा उसे वेरिएबल। तो अचर यानी जो अस्थिर हो, जिसका मान कभी नहीं बदले, उसे नॉन वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। परिभाषा लिख दिए हैं, इसको उतार लो। इसके बाद ये सी बीजगणितीय चिन्ह उधर, ये बीजगणितीय चिन्ह का अर्थ हुआ जोड़ घटाव गुना भाग बराबर बट्टा ग्रेटर देन लेस देन, इन तमाम चिन्हों का प्रयोग हम लोग बीजगणित में करते हैं, इसलिए इन्हें बीजगणितीय चिन्ह कहते हैं। सिंपल सी बात है, बीजगणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को बीजगणितीय चिन्ह कहेंगे। जैसे प्लस माइनस, जोड़ घटाव गुना भाग, इज इक्वल टू यानी बराबर, ये सब जो है ग्रेटर देन लेस देन, बट्टा जैसे 4/5, इन सबों को हम लोग बीजगणितीय चिन्ह कहेंगे। ये सी वाला क्वेश्चन का ये उतारो। अब लास्ट टॉपिक है बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे
इसकी जो परिभाषा होती है, हम लोग अगर लिखते हैं 3x + 2y - 1, कुछ भी लिख सकते हैं, तो बीज गणितीय व्यंजक, इसमें पहले ये समझो, ये हुआ पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, यानी टर्म। यहाँ 3 ठो टर्म है, पद है। अब ध्यान से देखो तो 3x + 2y - 1 बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब विभिन्न पदों के बीच यानी टर्म्स के बीच बीज गणितीय चिन्ह का प्रयोग तो हो, लेकिन बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं हो, तो ऐसे टर्म्स की मतलब ऐसे पदों के समूह को हम लोग बीज गणितीय व्यंजक कहेंगे। कहीं पर लिखा हुआ x² - 1 बराबर क्या होगा, ये नहीं दिया हुआ है। ये 2 ठो टर्म्स है, पहला x², दूसरा 1। बीजगणितीय चिन्ह का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन बराबर का प्रयोग नहीं हुआ है। इसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक। यहीं पर अगर दे दे x² = 4, तब तो x का मान ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पावर हटेगा तो आगे में ± रूट चढ़ेगा, x = 2 हो गया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक नहीं हुआ। तो बीजगणितीय व्यंजक समझ गया। पदों के समूह के बीच जब बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं हो और अन्य बीजगणितीय चिन्ह का प्रयोग हो, तो पदों के ऐसे समूह को बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो मेरे विचार से तो लोग इसको भी समझ चुके होंगे। अब अगले पार्ट में बतलाएंगे बहुपद किसे कहते हैं, तो समझना बेहद आसान हो जाएगा।